हाँ सर, आप में एक विद्यार्थी का कहना हुआ कि मानक विद्युत ऊर्जा बता दीजिए। तो सर, ये मानक विद्युत ऊर्जा टॉपिक जो आपका है, आपके बुक में वो उतनी डिटेल्स नहीं है। साम्य स्थिरांक केसी का मान जो हम आपको बताए थे, तो साम्य स्थिरांक केसी के मान के बाद एनसीईआरटी बुक हल्का सा किया है कि मानक विद्युत ऊर्जा का सूत्र -n है, E0 से लिख दिया है। जहाँ क्या है सर, जहाँ n त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या है। F क्या है, तो फैराडे है, मैंने क्या सर 96,500 कूलम। और E0 सेल आप जानते हैं ना सर, वो 29 मानक इलेक्ट्रोड यही ना सर। सर सूत्र ना है कि E0 सेल बराबर EC माइनस EA, लेकिन इसका नाम क्या है, मानक इलेक्ट्रोड। मीनिंग सर, क्वेश्चन के थ्रू हमको इसमें से तीनों का मान मिल गया तो मानक की ऊर्जा निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्या इस पर आपका? हाँ सर, क्वेश्चन भी है। तो सर देखिए, कहता है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, मीनिंग E0 सेल का मान 1.1 वोल्ट है और अभिक्रिया दे रखा है। तो सर अभिक्रिया में Zn कॉपर डाइपॉजिटिव से अभिक्रिया करके बदला है Zn डाइपॉजिटिव और कॉपर में, यही ना है। मीनिंग सर दिया है और समीकरण क्या है आपके पास, Zn कॉपर डाइपॉजिटिव, Zn डाइपॉजिटिव प्लस कॉपर। क्वेश्चन में ये दे दिया, ये समीकरण दे दिया आपको। तो सर जिंक जा रहा है, जिंक डाइपॉजिटिव में जा रहा है ना, जिंक जा रहा है जिंक डाइपॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कहाँ जा रहा है सर, कॉपर में। तो त्याग और ग्रहण तो बराबर है यहाँ। मीनिंग क्या सर, n का मान n का मान 2 और फैराडे बराबर क्वेश्चन में मिल रही, अब हमें क्या है 96,500 कूलम। तो सर पूछ रहा है डेल्टा G0 बराबर 1। क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, n का मान 2 निकला है, का मान 96,500 कूलम और डेल्टा G0 बराबर 1। तो सर डेल्टा G0 तो क्या है सर, डेल्टा G0 बराबर -n F E0 से n का मान 2, ये 96,500 और ये कितना सर, ये तो सब आगे यही है ना। बोला माफ कर लो सर, आपको नोट भी कर सर।
कोई क्वेश्चन है? एक आदमी को उतना ही रुपया देना है। अगर किसी गांव में 50 आदमी है तो हर एक आदमी को कितना कितना रुपया देना है? 50 रुपया देना है। अगर किसी तो राउस के गांव में 200 आदमी है तो राउस कंप्लीट है आपको समझ रहे हैं? जितना आदमी की संख्या है ना, अरे सर उतना ही रुपया देना है। जैसे E0 सेल बराबर EC माइनस EA, 20 है साम्य स्थिरांक KC बराबर एंटी लॉग ऑफ n E0 सेल बटा 0.0591 और मानक विद्युत ऊर्जा डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0 सेल। इन 3 फॉर्मूले पर या 4 फॉर्मूले पर एक नोटिफिकेशन है ना, आपको प्रॉब्लम है तो पहले वो कंप्लीट करा ले। आपका एग्जाम वही कंडक्ट करता है, उसके बाद जो चालक पर आधारित अंकिकी है या राउस के नियम पर आधारित अंकिकी है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी में वो भी हो जाएगा। आप उस पर आधारित है तो पूछ, या फिर 2 अंक 5 अंक का क्वेश्चन लिखवाए थे ना, अरे सर 2 अंक 5 अंक का क्वेश्चन लिखवाए थे ना, उसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ ले, जल्दी कर। उतना ही रुपया दिया टाइम नहीं है ज़्यादा, आप इंतजार नहीं कर सकते हो उसके लिए। और हमको 16 रुपया हमको मिला। 16 रुपया मिला तो बताओ क्लास में कितना विद्यार्थी होगा? 4। अरे एक विद्यार्थी 4 रुपया देगा। 3.1 है सर की निकाय Mg डायपॉजिटिव Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे सर? एकल विभव में दिया सर, मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकालने के लिए हमको 2 विभव चाहिए ना हो, ये एकल इलेक्ट्रॉन विभव दिया। आपके बुक में भारतीय भवन में सर खास करके या ABC में मानक हाइड्रोजन विभव का चर्चा किया होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उसकी कंसेप्ट लीजिएगा और इसमें जोड़िएगा कि मैग्नीशियम डायपॉजिटिव मैग्नीशियम एकल इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमें 2 विभव चाहिए, अतः मानक हाइड्रोजन विभव की तुलना इसके साथ करके और मैग्नीशियम डायपॉजिटिव का क्या होगा सर? मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल जाएगा। क्यों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही बात क्यों की हम सर? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभवांतर होता है ना, विभव पॉजिटिव होता है, इससे असर नहीं है। और अगर किसी इलेक्ट्रोड का लेंगे तो उसका कुछ विभव होता है, तब तो असर आएगा। तो देखिएगा टॉपिक आंसर हो जाएगा। और कोई है सर? हो लघु में क्वेश्चन में या दीर्घ क्वेश्चन में और किसी को कोई दिक्कत है? आगे बनावे नहीं किया है? ये आपको चैप्टर 3 के लास्ट नोट पेज में क्वेश्चन लिखवाया हुआ था ना, पिछले क्लास में हम बोले थे ना कि आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाओ, नहीं बनाए हो आप लोग, तो आज हमसे ये टॉपिक क्यों ले लिया आप लोग? हम तो लग गए ना सर बीच में, चौथा जाए भी नहीं गए, हम बैक ऑफ जाएंगे बीच में। नहीं है तो एक काम कीजिए, जल्दी का टाइम समझ रहे हो ना कि तो आ जाएंगे उधर से कोई सर। 20-25 मिनट का टाइम है, जल्दी करना, इस्तेमाल करना, बोल हम टॉपिक बदल देंगे, हम चलेंगे चौथा जाए। अरे सर ये भारतीय भवन का क्वेश्चन दे दी है, क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम और कॉपर में कौन धातु, मैग्नीशियम और कॉपर में कौन धातु HCl के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस प्रदान कर सकता है। मैग्नीशियम का विभव दे दिया -2.37 वोल्ट। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से, मैग्नीशियम की अभिक्रिया सॉरी कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से,
और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अभिक्रिया होगा हाइड्रोजन मुक्त किसमें होगा। तो सर ऐसे प्रश्न का उत्तर ना E0 सेल बराबर EC माइनस ये लिखते थे ना। तो आपका बुक लिखता है कि यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान पॉजिटिव में आ जाए, अंक मान नहीं सर, अंक कुछ भी हो लेकिन क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो कहता है अभिक्रिया होगा। और यदि अंक पॉजिटिव नहीं आया तो कहता है अभिक्रिया नहीं होगा। हमें दो अभिक्रिया दिया क्वेश्चन में। पहला अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा HCl से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, और मैग्नीशियम के लिए सर E0 Mg डाई पॉजिटिव का वैल्यू आपका बुक दे रखा है। माइनस 2.37 वोल्ट, और E0 H प्लस H2 टूटेगा ना, H प्लस और सेल माइनस से टूटेगा ना, हम प्लस वहां को लेकर आगे बढ़ते हैं ना। इसका मान सर 0 वोल्ट, इसका मान 0 वोल्ट। तो सर E0 सेल निकालोगे तो EC माइनस E है, EC का मान कितना है 0 माइनस माइनस कितना दिया 237 वोल्ट, माइनस माइनस 237 वोल्ट। E0 सेल का मान पॉजिटिव में आया ना सर, E0 सेल का मान पॉजिटिव में आया। चूंकि E0 सेल धनात्मक है इसलिए H मुक्त होगा। H मुक्त होने का मीनिंग क्या अभिक्रिया होगा, कभी नहीं मुक्त होगा सर, अभिक्रिया में होगा तभी ना H मुक्त होगा। मीनिंग अंक कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं, रहना क्या चाहिए सर धनात्मक में। अभिक्रिया हुआ आ जाएगा ऋणात्मक तो अभिक्रिया नहीं हुआ। जैसे सब्जेक्ट का एक और क्वेश्चन है, क्या है कि कॉपर अभिक्रिया करेगा HCl से तो CuCl2 प्लस H2 हो गया सर। समीकरण तो लिखा हुआ है, प्रतिफल बना हुआ है ना सर, चेक कर ले। कॉपर के लिए सर E0 सेल का मान E0 कॉपर डाई पॉजिटिव का वैल्यू होता है सर प्लस 0.34 वोल्ट। विद्युत रासायनिक श्रेणी किताब में है ना दीदी, यदि मान दिया हुआ ना हो तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं ना, परीक्षा में ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यहाँ तो दे भी सकता है और नहीं भी नहीं मान देगा E0 सेल का। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट से देख लीजिएगा इसका मान इतना होता है। और E0 H प्लस H2 का वैल्यू कितना 0 वोल्ट सर। तो E0 सेल निकालोगे तो EC माइनस कौन चीज ये यही ना सर, क्या आ जाएगा सर 0 माइनस प्लस 0.34 वोल्ट, क्या होगा सर माइनस 0.34 वोल्ट। चूंकि E0 सेल क्या है सर ऋणात्मक है, H मुक्त होगा नहीं होगा। मीनिंग सर कोई अभिक्रिया में एनोड का विभव वोल्ट में कैथोड का विभव वोल्ट में आपको मिल जाएगा। तो E0 सेल का मान निकाल लीजिए, E0 सेल का मान धन आया तो अभिक्रिया होगा, और E0 सेल का मान ऋण आया अभिक्रिया नहीं होगा।
भले ही अंक मान कुछ भी हो जाए सर, ऋण आ गया अभिक्रिया नहीं होगा, धन आया अभिक्रिया होगा। नोट करोगे क्या? नोट करोगे? कोई हो इस चीज को कोई नोट करोगे तो जल्दी करो, नहीं तो हम टॉपिक बदलना चाहेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो ढूंढ तीसरा चैप्टर में। 8,000 से बड़ी, 8,000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? बोलिए। 8,000 क्या लिखा हुआ है? इसका वैल्यू क्या है? क्या हुआ तो है? यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 का 8 कितना? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अगर यहाँ पर 16 है, अगर 3 रखते हैं, 3 तो नहीं, 5 में देखो, 25, 25, 9, 25, 30, 32, दिक्कत आपको कहाँ पर? क्या बोल ना, बोल बोल के बोल। सेकेंड स्टेज में सभी का आवेश जो एसएन टेट्रा पॉजिटिव है और मल्टीपल में 3 है, तब पॉजिटिव की संख्या कितना? 12 और इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिल रहा है? 6। तो 12 पॉजिटिव को 6 नेगेटिव मिला है तो 6 पॉजिटिव बचेगा। एरो चिन्ह मान दे 3 एसएन टाइप पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव हमको 6 बचा हुआ चाहिए। पावर में डायरेक्ट पॉजिटिव है सर, मल्टीपल में 3 है तो 3 गुना 6 पॉजिटिव बचा है, तो बचा तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। दिक्कत बताऊं? हाँ सर, ये सामने ये स्टैंड न लगा रहा था ना सर, ये कभी वैसे ना करके आप लोगों को जब हम बोल दिए थे पिछले क्लास में कि तीसरा अध्याय कंप्लीट है, आप क्वेश्चन आंसर कल ही ना बोले थे आप कि आप क्वेश्चन आंसर बनाओ और किसी दिन टाइम ले लेना, क्वेश्चन आंसर पूरा करवा लेना। मतलब एग्जाम देना आप लोग को है और टीचर जगह हुआ रहे, मेहनत करता रहे। और कोई क्वेश्चन है सर? तो सर जी एक इलेक्ट्रोड का वैल्यू आपको दिले है 1A, तो कैथोड का वैल्यू दिले है तो एनोड के वैल्यू एनोड के साथ को करीब मान लो। ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रोड जो दे देता है ना, तो ये एनोड और कैथोड दोनों का संबंध चाहिए ना। हमारे पास कैथोड का संबंध है लेकिन एनोड का संबंध नहीं है, तो एनोड को संबंध को स्थिर मतलब 1 मान करके कैलकुलेशन उतार दो। जिसका मान नहीं है ना उसका वैल्यू अभी आपको एनोड में कैथोड होता है, कैथोड का वैल्यू पता है आपको, तो समझिए है ना, वो एनोड का दिया है, एनोड का दिया है, तो A/C ना होता है।
हाँ तो वही क्या है, कोई यूनिट मान करके कैलकुलेशन किया है, बगैर यूनिट मांगे तो कोई तरीका नहीं है जो निकालने का। और कुछ देबू सर जी क्वेश्चन आप उसी का 9 नंबर इसमें वही किया है। हाँ इसलिए यूनिट में ज्यादा काम किया है। टॉपिक बदला जाए। हाँ आप लोग का एक सीधी वाली कल के क्लास के बाद हम तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन का पाठ्यांकिकी सुनेंगे और न प्रश्न उत्तर। इसलिए बेटर होगा आप लोग को कि कल के क्लास में जब आप आओ यहाँ तो आपको 4 सूत्र पर पहला फोकस एग्जाम, तब आप किताब की बात करना हमसे, हम किताब की बात को सुनेंगे आपका। E0 सेल बराबर EC माइनस EA। दूसरा फॉर्मूला नॉनर्स समीकरण E0 सेल माइनस 0.0591 बटा n इंटू लॉग a बटा c। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला सामान्य स्थिरांक Kc बराबर nt log ऑफ n इंटू E0 सेल बटा 0.0591। और चौथा फॉर्मूला आज को लगी पूछी तो हम बता दिए कि मानक गिरवी ऊर्जा डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस NF इंटू E0 से। इस 4 फॉर्मूले पर जो भी आंकिकी आपके बुक में है, चाहे वो बनाया हुआ है या बनाने के लिए दिया है, आप बनाओ। प्रॉब्लम है कल पूछ लें हमसे। और लघु तरीय क्वेश्चन और दीर्घ तरीय क्वेश्चन मिलाकर के 12 या 13 होगा। लघु तरीय क्वेश्चन नोट के लास्ट पेज में लघु तरीय क्वेश्चन और दीर्घ तरीय क्वेश्चन मिल करके 12 या 13 है, वो भी बना लो। और जो दिक्कत होता है कल कंप्लीट, कल के बाद वैद्युत रसायन ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं नहीं चलेगा। हो सकता है कि ऑनलाइन बनाने में किसी को प्रॉब्लम कल की क्लास होने के बाद हो जाएगा, तब हम आप लोग बताइए तो हमसे बोलो कि नहीं सुनता है। टॉपिक बदल सर। चौथा अध्याय में जहां हम लोग थे बात कर क्या था, चौथा अध्याय में कहां तक पहुंच गए हैं? तो बोल सर। अभिक्रिया की दर क्या होता है बता दिए हैं। उसको कौन चीज से सूचित करते हैं? dx by dt। टॉपिक बदलिए, चौथा अध्याय में टॉपिक बदलिए सर और लिखिए वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण वेग नियम या वेग समीकरण वेग नियम या वेग समीकरण दे दिए सर। हम बोल करके समझाते हैं, आप लोग समझ, उसके बाद कुछ लिखना। कॉपी को स्थिर छोड़ दे सर। हम मान लेते हैं कि A B कोई पदार्थ है जो C और D पदार्थ बनाता है। ये अभिकारक तो ये प्रतिफल, यही ना। इसका सांद्रण A, इसका सांद्रण B, C का सांद्रण C और इसका सांद्रण D। तो सर फर्स्ट ईयर में सक्रिय द्रव्यमान के नियम में पढ़ाया जाता है कि अभिक्रिया की दर या वेग समानुपाती होगा सक्रिय द्रव्यमान का एक्टिव मास का। गौर से सुनना बात को। अभिक्रिया की दर या वेग समानुपाती होता है सक्रिय द्रव्यमान का
अब रही बात सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो सर सक्रिय द्रव्यमान के को ऐसे समझ, चूना और पानी की अभिक्रिया के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है दीवार पर वही हम पोतते हैं, वही ना सर। ऐसी स्थिति में जितना चूना पानी में डालते हो उतना का उतना पोतने में आ जाता है कि छान के कुछ हटाते भी हो। तो क्वालिटी पर निर्भर करता है कि अच्छी क्वालिटी का है तो ज्यादा से ज्यादा घुलेगा और ना तो पत्थर चूना हट जाता है। पत्थर चूना से नहीं मान लो आधा किलो हट गया तो पानी के से अभिक्रिया कितना किया, 5 किलो लिए और 5 किलो में आधा किलो पत्थर चूना निकल गया सर। तो पानी और चूना के बीच अभिक्रिया कितने चूना से हुआ, 4.5 किलो। तो अभिकारक लिए चूना 5 केजी, पानी लिए हम अभिकारक, लेकिन अभिकारक का कितना मात्रा अभिक्रिया किया, 4.5 केजी। तो सक्रिय द्रव्यमान 4.5 केजी रहा, 5 केजी नहीं रहा। मतलब अभिकारक का वह मास, अभिकारक का वह मास द्रव्यमान जो क्या करता है, प्रतिफल में बदल जाता है। अभिकारक का वह द्रव्यमान जो किस में बदल रहा है सर, प्रतिफल में, वही क्या कहलाएगा, सक्रिय द्रव्यमान। वही क्या कहलाएगा सर जी, सक्रिय द्रव्यमान। अभिकारक की वह मात्रा जो प्रतिफल में बदल जाता है सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। और यहाँ सक्रिय द्रव्यमान के नियम में बोला जाता है हम लोग को कि अभिक्रिया का दर या वेग समानुपाती होगा सक्रिय द्रव्यमान का। सक्रिय द्रव्यमान को सभी यहाँ आपके बुक में मान लिया है सांद्रण का गुणनफल, सांद्रण का गुणनफल। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे सांद्रण का गुणनफल, सांद्रण का गुणनफल सक्रिय द्रव्यमान ही है सर, तनी वर्ड चेंज किया है। हम यहाँ सक्रिय द्रव्यमान लिख देना तो गलत नहीं है, लेकिन हम यहाँ द्रव्यमान यूज कर रहे हैं क्या, कि सांद्रण, इसलिए द्रव्यमान को क्या किया सर, सांद्रण वर्ड यूज किए हम। अभिक्रिया की दर या वेग को हम लोग dx बाई dt या dr बाई dt से नोट करते हैं, समानुपाती होगा। गुणनफल क्या है सर, अभिकारक का सर ये ना, सांद्रण यही है ना सर अभिकारक का। अब सर ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लो, आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं कि dx बाई dt या dr बाई dt, r रेट दर, r का मीनिंग रेट दर। ऐसी स्थिति में सर हम लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर k इंटू a का सांद्रण, क्या है सर, b का सांद्रण लिख सकते हैं। हम जो व्यंजक सब ले रहे हैं वो क्या है, अभिकारक से। ए और बी किसका सांद्रण है, अभिकारक का। ऐसी स्थिति में ये व्यंजक अभिकारक के मदद से हम निकाल रहे हैं कि प्रतिफल की मदद से ये सूचना मिलता है, ये सूचना मिलता है। कैसे, तो यदि ये दिया हुआ रहेगा हमें और नीचे ये मिले तब ना बोलते हैं सर अभिकारक से, और यदि ये इक्वेशन न हो तब, इक्वेशन नहीं हो तब क्या किया जाए, इक्वेशन नहीं हो तो सर जी आपके इस टर्म में यदि नेगेटिव साइन आ गया तो समझिए अभिकारक है। इस नेगेटिव साइन का मीनिंग आप गणित वाला नेगेटिव न लेना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसा कोई इफेक्ट यहाँ नहीं है। ये माइनस का आना कौन सी सूचित करता है कि ये जो व्यंजक है वो किससे है, अभिकारक से। बस इससे ज्यादा कुछ ना सोचना, अरे तो सोच लेना मैथ वाले नियम, ताकि बुरा जाओगे सब। अब बोले सर माइनस बी क्यों लिए, प्लस क्यों नहीं, तो याद कर, जैसे जैसे गेहूं पिसाता है, गेहूं घटता है ना माइनस, और आटा बढ़ता है, प्रतिफल बढ़ता है, तो वहां प्लस नाम रहेगा। माइनस प्लस का मीनिंग क्या, माइनस मतलब अभिकारक से, व्यंजक किससे है, अभिकारक से। माइनस क्यों, तो प्रतिफल का सांद्रण घटता है और अभिकारक का सांद्रण घटता है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। तो जो
साइन न भी लेंगे ना तो काम चलेगा। सर यदि इसको सर ना सर जहां के क्या है स्थिरांक, क्या लिखेंगे सर? वेग स्थिरांक। के क्या है? स्थिरांक। क्या लिखेंगे? वेग स्थिरांक। के क्या है सर? स्थिरांक, और इसका मीनिंग क्या है? वेग स्थिरांक। सर इसी को हम समीकरण बदल के भी बता सकते थे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है तो इधर से इधर वाला अग्रिम अभिक्रिया भूल गलू, और इधर से इधर विपरीत अभिक्रिया। इधर से इधर अग्रिम, अग्रिम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। तो हम इसके बदले माइनस के एफ इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। क्यों सर? के एफ क्यों? एफ क्यों? फॉरवर्ड, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। एफ का मीनिंग क्या सर? अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। लिख लिए सर, कल कनेक्ट करोगे आप। के एफ अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो सर इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं। प्रतिफल के लिए लिखोगे तो क्या? dx बाई dt समानुपाती होगा c का संग्रह इंटू d का संग्रह, या dx बाई dt बराबर k इंटू c का संग्रह इंटू d का संग्रह। सर यहाँ हम कोई चीज न ले तो चलेगा। क्यों सर? प्रतिफल है ना सी डी। सी और डी क्या है? यहाँ नेगेटिव साइन लेने से कोई फायदा नहीं है हमको। यहाँ भी क्या है सर? के वेग स्थिरांक किसके इक्वल? तो इसके इक्वल। अंदर क्या है? इधर सांद्रण घटता है, इधर सांद्रण बढ़ता है, लेकिन जिस स्पीड से इधर घटेगा उसी स्पीड से इधर बढ़ेगा, तो कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं सर? के बी बैकवर्ड उल्टी अभिक्रिया। के बी कौन सी सर जी? बैकवर्ड रिएक्शन इंटू सी इंटू डी। ऐसी स्थिति में सर साम्यावस्था में क्या रहेगा? तो साम्यावस्था में सर अग्रिम अभिक्रिया की दर, अग्रिम अभिक्रिया की दर बराबर सर जी विपरीत अभिक्रिया की दर का, यही ना सर? साम्यावस्था में अग्रिम अभिक्रिया की दर बराबर विपरीत अभिक्रिया की दर। ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं सर? तो माइनस के इंटू ए इंटू बी बराबर के, सॉरी लिख देना अंदर, तो दोनों सेम ना हो जाएगा। हो अंदर यूज कर ले, हम तो स्टेप समझा ले हैं आपको। तो क्या लिखोगे? सी का समय इंटू डी का, माइनस को इधर ही स्थिर रख करके सर लिख सकते हैं के एफ बाई के बी बराबर सी का साधारण इंटू डी का बाई किसका? ए का साधारण इंटू बी का। इस अनुपात को अग्रिम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और उल्टी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, यही है सर? इस दोनों के अनुपात को यहाँ पर लिखा है केसी साम्य स्थिरांक। अभी आया था वर्ड, तीसरा अध्याय में वर्ड आया था ना, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक बराबर क्या? सी का सांद्रण इंटू डी का सांद्रण बटा ए का सांद्रण इंटू क्या सर? डी का सांद्रण। यदि सर इसके अणु या मोल x, ये y, ये m और ये n, तो सर यहाँ
हर जगह नहीं बदलते सर, तो ये भी ऐसे बात आप पकड़ोगे ना, हर जगह बदलते। यहाँ क्या पावर m पावर n पावर x पावर y, तो ध्यान रखना। और सब जगह बदलने से कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ जो अंक आएगा ना वो क्या रहेगा, वहां पावर में चला जाएगा। सर 2 टर्म आपका कंप्लीट हो गया इसी व्यंजक के बहाने। वेग स्थिरांक बता पाओगे ना, वेग स्थिरांक और कौन चीज, वेग स्थिरांक क्या होगा, अभिक्रिया की दर एवं सांद्रण के अनुपात को, इधर भागो तो ना हो, dx by dt क्या है, अभिक्रिया की दर, सॉरी अभिक्रिया की दर या वेग है, इस सांद्रण है, इधर भागेगा। और सांद्रण बोलोगे सर आप एक चलाकी होगा, आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा अभिकारक का सांद्रण की प्रतिफल का सांद्रण। लेकिन यदि बोलोगे अभिकारक का सांद्रण तो प्रतिफल का सांद्रण भी तो बोला जा सकता है, और बोलोगे प्रतिफल का सांद्रण तो सर अभिकारक का भी सांद्रण बोला जा सकता है। इससे बेटर है कि क्या कहिए, अभिक्रिया की दर एवं सांद्रण के अनुपात को कौन चीज, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की दर एवं सांद्रण के अनुपात को वेग स्थिरांक। और समय स्थिरांक क्या होता है, तो अग्रिम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं उल्टी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, समय स्थिरांक। सर देख हम लैंग्वेज पहले लिखाते यही बात आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, व्यंजक के जरिए कितना आसान होगा। अग्रिम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक घटा विपरीत अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, समय स्थिरांक। नहीं तब प्रतिफल के मोलर सांद्रण का गुणनफल बटा अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुपात को भी कैसे कर सकते हैं। तो सर अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि। देखना तो इतना पढ़ को देखो तो देखना होगा।